कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित? जो जीवन और व्यक्तिगत, आपका 31 तो खत्म ही हो गया, तो क्या बोलेंगे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 21 में। और क्या क्या आता है 21 में, बताना फटाफट से। 21 में भैया आपका क्या निजता का अधिकार आता है इसमें, राइट टू प्राइवेसी इसमें आता है, राइट टू प्राइवेसी इसमें आता है। हाँ जी, आप अपनी मनपसंद शादी जिस किसी से भी आप चाहते हो, बोले भैया अपनी पसंद का आर्टिकल तो ये है, मनपसंद शादी। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन कर रहा है और सामने वाली का मन नहीं है, या तुम्हारा मन कर रहा है सामने वाले का मन नहीं है, तब नहीं कर सकते। मनपसंद का मतलब है दोनों के मन की पसंद होनी चाहिए, दोनों के मन का। मनपसंद शादी की बात अगर हम करें आपसे, या स्वच्छ पर्यावरण की बात आपसे करें, स्वच्छ पर्यावरण की, स्वच्छ जल की बात करें आपसे, ठीक है, निशुल्क सहायता की बात करें, कानूनी, क्या बोलोगे? निशुल्क कानूनी सहायता की बात करें आपसे, कोई भी कानूनी एड है आपका, तो ये सब किसमें है? 21 में है। अगर हम बात करें साथ ही इसमें आर्टिकल 21 ए में क्या है, आर्टिकल 21 ए में क्या है, तो यहाँ पर आप कहोगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात है। क्या बोलोगे? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात है। और ये कब किया गया था? आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये किया गया था। और इसी के लिए फिर क्या बोलेंगे, आगे लाया गया था आपका आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट किस वर्ष का आरटीई एक्ट? तो आप बोलेंगे 2009 का है। आरटीई का फुल फॉर्म लिखिए सारे लोग। आरटीई क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। क्या बोलोगे? ये दो एक्ट है साथी, क्या बोलोगे? राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये आपका लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। जैसे हम आरटीआई की बात करें, जो आर्टिकल 19 के 1 के ए में आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये क्या है बताओ? ये सूचना का अधिकार अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम। और आरटीआई ये कब का है? 2005 का है, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने बोला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और कहां पर बताया गया है? तो याद रख लेना, ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी है। क्या है ये? 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, और ये आपका मौलिक अधिकार भी है, और ये साथ ही आपका डीपीएसपी भी है। डीपीएसपी में लेकिन 6 से 14 वर्ष तक का नहीं आता, वो आता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का भी तो कोई ख्याल रखेगा, तो 0 से 6 वर्ष तक के लिए वो डीपीएसपी हो जाता है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाते हैं। और जैसे ये किस आर्टिकल में बात की गई है बताओ? 0 से 6 वर्ष तक की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो आप कहेंगे भैया ये आर्टिकल 45 है। जब आप इस तरह आंसर देते हैं तो हमें लगता है कि आपके अंदर जान है, कुछ जान। अच्छा, आर्टिकल 22 में बताना क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है। कुछ दशाओं में, क्या बोलोगे? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में जो संरक्षण मिलेगा आपको, गिरफ्तारी में संरक्षण को बताया गया है, अर्थात प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, नजरबंदी को बताया गया है। आर्टिकल 20 में क्या है साथी आपका? 20 में है अपराधों के दो सिद्धि में संरक्षण, यानी कि आपको अपना अपराध जो है उसकी दो सिद्धि में संरक्षण मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका एक तो आर्टिकल 20 का सबसेक्शन 2, और एक आर्टिकल 20 का सबसेक्शन 3, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 20 का 2 क्या कहता है? आर्टिकल का 20 का 2 कहता है आपसे कि दोहरी क्षति से संरक्षण आपको मिलेगा, यानी कि दोहरी क्षति से संरक्षण समझते हैं? थम्स अप करके बताएं। क्या बोलोगे? राइट अगेंस्ट डबल जोपार्डी, यानी एक ही अपराध के लिए आपको बार बार सजा नहीं दी जाएगी, एक बार सजा मिलेगी उसके एक अपराध के लिए, ठीक है, दोहरी क्षति से, यानी कि क्या बोलेगे? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जोपार्डी। एक आता है 20 में, 30 में आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या बोलोगे? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाध्य है, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको क्या बोलेंगे? खिलाफ गवाही, कोई भी उसको टेस्टिमनी के लिए क्या बोलेंगे? बाध्य नहीं किया जाएगा, या उसको माना ही नहीं जाएगा। क्योंकि पुलिस क्या करती थी? डंडे लगा करके आपसे बोलेगी, आज के बाद आपसे थाने में जाए ना, और पुलिस बोले इस कागज पे लिख दो, तुम बोलोगे भैया तो सजा हो जाएगी, वो तुमको 4 डंडे और मारेगा, बोले लिख इस पे, ये लिख इस पे, आप उस पर लिख देना, ठीक है। आप एक भी डंडा बोला, अच्छा पुलिस अंकल जी आप कह रहे हो मैं दोषी हूँ, ठीक है मैं दोषी हूँ, मैं लिख देता हूँ अभी, आप लिख दो उस कागज पे जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वो कोर्ट में लेके जाएंगे आपको, तो कोर्ट में आप तुरंत मना कर दो, कोर्ट में आप तुरंत मना कर दो जाके, जी मुझे पता है दबाव में लिखवाया गया है। क्योंकि अगर आपसे जो लिखवाया गया ना, वो आपके खिलाफ गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता है। और जज साहब को बाद में बता दो जी मुझे टॉर्चर और कर रहे थे, अभी मुझे जाकर के वापस से पीटेंगे। पुलिस वाले भी डरेंगे कि वापस अगर इसको हम रिमांड पर ले भी लेंगे, पहली बात तो बहुत बड़े स्तर पर जब अधिक आपका क्रिमिनल होता है तभी रिमांड पे लिया जाता है, फिर भी अगर ले लिया तो वापस जाकर के फिर आपके लिए, इसीलिए तो बोलते हैं संविधान का कीमत है, कोर्ट का कीमत है, तो फिर वापस से जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करिए कि भाई हमको प्रताड़ित किया। वैसे डरिए मत उनसे, गलत अधिकारियों से कभी मत डरिए, उनसे भिड़िए, उनके सामने खड़े होइए और अपनी बात को कहना सीखिए, घबराना नहीं है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बोलेंगे 1857 चर्चिल था क्या? चर्चिल था वर्ल्ड वॉर 2 के समय। ये कब था? वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हुआ भैया? 1939 से 45 तक हुआ है वर्ल्ड वॉर 2। इस समय था पार्मस्टन, आपका पार्मस्टन। इटली कब था? जब भारत स्वतंत्र हुआ, याद रखना, भारत की स्वतंत्रता के समय कौन था? भारत जब स्वतंत्र हुआ, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ 1857 में जब विद्रोह हुआ तो उस समय पर भारत में गवर्नर जनरल हुआ करता था। हाँ जी भैया, गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें गवर्नर जनरल था आपका क्या बोलेंगे? कैनिंग। और फिर अंग्रेज सरकार क्या लेके आई थी? 1858 का एक्ट लेके आई थी। 1858 के एक्ट से क्या कर दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके किसका शासन आ गया था? क्राउन का, अर्थात ताज का शासन शुरू हो गया था। और ताज के शासन शुरू होते ही कैनिंग को क्या बना दिया गया था? कैनिंग को बना दिया गया था आपका वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना था? ये कैनिंग बना था। इसी ने तो आपका 1 नवंबर 1858 को महारानी का पत्र पढ़ा था। किसका? महारानी का पत्र इसने किस जगह पढ़ा था बताओ? महारानी का पत्र पढ़ा था इसने। महारानी कौन थी? विक्टोरिया। और उसका पत्र पढ़ा था इसने कहां पर? आपका इलाहाबाद में, बहुत पूछा जाता है, इलाहाबाद में, अर्थात क्या बोलेंगे? इसका इसने पत्र पढ़ा यहाँ पर। और इसी 1858 के एक्ट से क्या बनाया गया था? एक भारत में आपका क्या बोलेंगे? आपका एक भारत में राज्य सचिव का पद बनाया गया था, स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया था। राज्य सचिव कौन था भारत का पहला? बताना। जैसे आपने वाइसराय बताया कैनिंग था, तो भारत का पहला राज्य सचिव कौन था? तो वो स्टैनली था। कौन था? स्टैनली भारत का पहला राज्य सचिव बना था। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी बताओ?
1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, तो याद रख लेना ये शुरू हुआ था भैया आपका कहाँ से, 10 मई 1857 से। और 10 मई 1857 कहाँ से शुरू हुआ था ये आपका, तो हम कहेंगे वो शुरू हुआ आपका मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था, ये हमको पता होना चाहिए, मेरठ से। लेकिन इससे पहले भी एक घटना हुई थी, इससे पहले एक घटना हुई थी आपका मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ पर सिपाही थे बताओ, जिन्होंने, साथी आप जानते हो ना, मंगल पांडे जी ने क्या किया था, जो कारतूस बने थे गाय की और आपका सुअर की चर्बी से जो आपका कारतूस बने थे, उनको मुंह से खोलना पड़ता था, क्योंकि एक राइफल आई थी उस समय पे, इनफील्ड राइफल, और इनफील्ड राइफल थी 7.62 mm की, तो उसमें कार्टेज आपका मुंह से खोलने पड़ते थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मंगल पांडे कहाँ पर थे आपका, 34वीं इन्फेंट्री में थे। इन्फेंट्री बोले तो पैदल सेना, क्या इन्फेंट्री बोले तो पैदल सेना, और ये कहाँ की थी, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल की एक छावनी थी, क्या बोलोगे, ये बैरकपुर छावनी में थे, बैरकपुर छावनी में थे। और यहीं पर इन्होंने विद्रोह कब किया था बताओ, इन्होंने जो साथी अपोज किया था वो किया था 29 मार्च 1857 को, और वहां पे जो लेफ्टिनेंट बाग उसको गोली मार दी गई। तो मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई थी ये बताएं आप, सब लोगों की तरफ से डेट आनी चाहिए और एक नारा आना चाहिए, मंगल पांडे जिंदाबाद। मंगल पांडे जिंदाबाद की यूट्यूब को भी लगे कि कहीं पे मंगल पांडे लिखा गया एक साथ लगातार, तो मंगल पांडे जिंदाबाद, ये फांसी हुई उनको 8 अप्रैल को, ये आपको पता रहना चाहिए ना हमेशा। और मुख्य क्रांति कहां से शुरू होगी, वो मेरठ से। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 की विद्रोह के आरंभ का सही क्रम लिखिए, सही क्रम क्या होगा बताएंगे जी, तो क्या बोलेंगे, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। पहले, सबसे पहले 4 जून को, क्या बोलोगे, 4 जून को 1857, 4 जून को हुआ। नेक्स्ट डे कानपुर 5 जून, क्या बोलोगे, 5 जून को आपका कानपुर, और इलाहाबाद हुआ आपका 6 जून को, क्या बोलोगे, 6 जून 1857 को, ठीक है, 6 जून को। 2-1-3 हो जाएगा, क्या बोलेंगे, 2-1-3 हो जाएगा, 2-1-3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे याद रख लेना। अच्छा, जो लोग मेरठ से चले थे वो दिल्ली कब पहुंचे, मेरठ से कब चले आपका, 10 मई 1857 को। जो भीड़ यहाँ से चली आपका, वो कब पहुंची आपका, दिल्ली कब पहुंच गए थे लोग, बोले दिल्ली में कब हुआ था विद्रोह, वो हुआ था 11 मई को, नेक्स्ट डे पहुंच गई थी भीड़, पैदल पैदल, 11 मई 1857 को, ठीक है। और आपका बस ये दो याद रखें, ठीक है, दो दो याद रख लेने यहाँ पर, दोनों याद रखें। अच्छा, जो दिल्ली भीड़ गई, इसका दमन किसने किया था, अच्छा कुछ दमन करता याद रखो 1857 के, जिन्होंने सप्रेस किया था हमारे इस रिवॉल्यूशन को। तो दमन करता दिल्ली में कौन था बताओ, दिल्ली में दमन करता कौन था, तो दिल्ली में दमन करता था आपका निकोलसन और हडसन। कौन था, निकोलसन और हडसन। जब झांसी की रानी लड़ रही थी, झांसी की रानी लड़ रही थी, झांसी की रानी, उन्होंने क्या कहा था, मैं झांसी नहीं दूंगी, तो वहां पे कौन थे दमन करने वाले, वो थे हीरोज। कौन थे, हीरोज थे आपका। इलाहाबाद में किसने दमन किया था बताओ, अभी हम नेता पूछेंगे आपसे इन सब जगह के। इलाहाबाद में दमन किया था आपका कर्नल नील ने, क्या बोलोगे, नील ने। और कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया था, कानपुर में, लखनऊ में, दोनों जगह एक ही थे, कानपुर और लखनऊ में, ये था आपका कैंपबेल, क्या बोलोगे, ये आपका कैंपबेल था, ये पूछे जाते हैं दोस्त, याद रख लेना, कैंपबेल था। तो क्या बन जाएगा, 2-1-3 हमारा बन जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और किसके मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और ये कविता को किसने लिखा है ये आपको बताना है, बताओ जी भैया किसने लिखी है ये, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। 1857 में किस नेता के सिर पर 50,000 रुपए का इनाम था, तो वो कौन है आपका, फैजाबाद के मौलवी थे, फैजाबाद के मौलवी थे आपका, ठीक है, फैजाबाद के मौलवी थे, ठीक है। क्या नाम था इनका, कोई बता सकता है, क्या नाम था इनका, तो क्या बोलेंगे भैया, सब लोगों की तरफ से आंसर आए, फैजाबाद के मौलवी थे, लेकिन क्या नाम था इनका, नाम कौन बता सकता है, तो हम जान जाएंगे जबरदस्त तरीके से कि वो हीरो है आपका। कौन था भैया बताएं फटाफट से, अहमदुल्ला, 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 बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है भैया। 10 मई 1857 होगा मेरठ, हाँ 10 मई बताया ना हमने, हमने कुछ और बता दिया आपको, 10 मई तो बताया, 10 मई होगा, हाँ ठीक है, मेरठ से दिल्ली पहुंची वो डेट बताई हमने। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताओ मुझे, जो लोग मेरठ से चले थे किसने प्रोत्साहित किए थे, तो मेरठ में थे आपका बाबा धन सिंह गुजर। कौन थे, बाबा धन सिंह कोतवाल थे, बाबा धन सिंह कोतवाल गुजर थे यहाँ पर, जिन्होंने भीड़ को यहाँ से भेजा, धन सिंह कोतवाल गुर्जर थे आपका। और दूसरे व्यक्ति कौन थे यहाँ पर मेरठ में आपका, वो थे कदम सिंह गुर्जर। कौन बोलोगे, कदम सिंह गुर्जर थे 1857 की क्रांति में, जो बागपत बड़ौत में संभाल कर रहे थे आपका कमान को। मेरठ से आगे बागपत और बड़ौत में कौन थे, तो यहाँ पर थे बाबा साहमल जाट। कौन थे, बाबा साहमल जाट थे आपका, जो भीड़ को आगे अगुवाई कर रहे थे आपका दिल्ली की तरफ। क्या बोलोगे, बाबा साहमल चौधरी, बाबा साहमल जाट थे आपका, ठीक है। असम में मुझे बताओ नेतृत्व किसने किया, असम में बताओ फटाफट से, असम में नेतृत्व किया मनीराम सिंह ने। किसने, मनीराम ने। और एक थे यहाँ पर आपका कंदर्पेश्वर, क्या बोलोगे, कंदर्पेश्वर थे आपका मनीराम के साथ में। अच्छा मुझे बताओ दिल्ली में कौन था आपका, दिल्ली में एक तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर था, जो 1837 से 57 तक था। और इसकी जो कमांड संभाल रहा था वो कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी में ही था पहले तो वो, और फिर बाद में इधर आ गया था बख्त खां। कौन, बख्त खां। झांसी में कौन थी साथी बताओ, झांसी में कौन थी, तो झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। कहां पर समाधि है इनकी बताना, रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते साथी शहादत को प्राप्त हुई। तो रानी लक्ष्मीबाई याद रख लेना, 17 जून 1858 को इनकी डेथ हुई थी, 1858 को इनकी मृत्यु हुई। और इनकी जो समाधि है वो कहां पर है आपका, फूलबाग में। कहां पर, फूलबाग में। फूलबाग कहां पर है, वो ग्वालियर में है, एमपी में। कहां पर है, ग्वालियर एमपी में स्थित है आपका, ठीक है, ग्वालियर एमपी में। मुझे बताओ बरेली में कौन आपका कमान संभाल रहे थे, तो बरेली में कमान संभाल रहे थे आपका खान बहादुर खान। कौन, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान संभाल रहे थे। लखनऊ में बताओ दोस्त कौन, लखनऊ में थी महक परी। कौन बोलोगे, लखनऊ में थी महक परी, जिनका नाम है बेगम हजरत महल। क्या, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। क्या बोलते थे इनको, महक परी बोलते थे, महक परी, ठीक है, क्योंकि इनका पुत्र बहुत छोटा था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। क्या बोलोगे, बिरजिस कादिर, उसकी संरक्षिका ये थी आपका, उसकी संरक्षिका थी। नेक्स्ट
1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था? तो ये आपका स्टेटमेंट है स्टैनले वॉलपर्ट का, आपका स्टैनले वॉलपर्ट का। एसएस सेन ने इसको कहा है एक सिपाही विद्रोह, यानी कि एक म्यूटिनी, म्यूटिनी रेबेलियन इसको कहा है। म्यूटिनी रेबेलियन किसने कहा है? एक सिपाही विद्रोह इसको कहा एसएस सेन ने, एसएस सेन ने। आरसी मजूमदार, इसने क्या है ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी थी, इन्होंने तो एक बात कह दी थी ना तो ये प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही ये आपका स्वतंत्रता, ना ही ये आपका स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, क्या बोलोगे? इन्होंने एक जो बुक लिखी थी उस बुक का क्या नाम था? इनकी बुक का नाम था एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? एक ये स्टेटमेंट किसके आया था कि ये तो धर्मांध थे, हम हिंदुओं को इन्होंने कह दिया था धर्मांध, ये तो धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ, जितने भी देश में हिंदू और मुसलमान चल रहे थे ना, ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध कहा था इन्होंने। कहा था हिंदू मुस्लिम ये तो धर्मांध व्यक्ति हैं और ये ईसाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी कि रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, रिलीजियस फैनेटिक्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस हैं। ये कहा था आपका E.R. रीज ने। किसने? E.R. रीज ने कहा था। और ऐसे ही एक व्यक्ति हुआ था T.R. होम्स। T.R. होम्स ने कहा था कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध है, यानी कि ये बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच का एक वॉर है। ये किसने कहा था? बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कह दिया था? सभ्यता के बीच युद्ध। अच्छा, 1857 की क्रांति का प्रतीक बताओ क्या था? क्या क्या बोलेंगे? वॉर अगेंस्ट बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। ये कहा था T.R. होम्स ने। किसने? T.R. होम्स ने इसको कहा था, T.R. होम्स ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको वीडी सावरकर भी मानते हैं, वीडी सावरकर भी मानते हैं। अच्छा, इसका प्रतीक बताओ, 1857 की क्रांति का प्रतीक साइन क्या था? कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी, कमल और रोटी था, कमल और रोटी था। ठीक है, नेक्स्ट। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का नाम आते ही भारत माता की जय के साथ में गूंज जाना चाहिए सारा वातावरण। बोलो भी फटाफट से। हिमालय श्रृंखला में है, ये काराकोरम श्रृंखला में है, हिंदू कुश श्रृंखला में है, सिंधु नदी या फिर कैलाश श्रृंखला में? क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में सिंधु नदी से। क्या बोलेंगे? कैलाश श्रृंखला में है आपका सिंधु नदी। मुझे बताओ साथी, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम है कैलाश श्रृंखला में। क्या बोलोगे? ये जो आपका हिमनद है वो क्या है? बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी सहायक नदियों में किस किस का नाम आता है? जास्कर है आपका। क्या बोलोगे? जास्कर है आपका। इसकी सहायक नदी में आपका गोमल नाम आ जाता है, गोमल। द्रास किसकी सहायक नदी है? इसी की है। आपसे पूछे साथी श्योक, श्योक किसकी सहायक नदी है? इसी सहायक नदी है। ठीक है, मुझे बताओ जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ये आपका कहाँ पर गिरती है? सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है? तो क्या बोलेंगे? अरब सागर में गिरती है। एक और नदी का नाम बताओ जो अरब सागर में गिरती हो, तो क्या बोलेंगे भैया? एक और नदी साबरमती होगी, नर्मदा ताप्ती होगी, तो पानी कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में। मुझे बताओ अभी सिंधु समझौता सबने पढ़ा, सिंधु समझौता सबने पढ़ा, अभी रिसेंट में भारत सरकार ने उसको तोड़ दिया। बताओ किस डेट में भारत सरकार ने उसको तोड़ा और किस डेट में वो हुआ था? तो जो सिंधु समझौता हुआ है साथी, वो हुआ है हमारा कब? 19 सितंबर 1960 को। इन दो के बीच में हुआ था। इसमें नेहरू जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू पीएम, एंड बीच में उधर कौन था आपका? अयूब खान। अयूब खान कौन से देश की तरफ से था? ये आपका राष्ट्रपति था वहां का, कहाँ का? पाकिस्तान का। और मध्यस्थता किसने की थी? वेस्ट आपका क्या बोलेंगे, ओ सॉरी, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता कह दीजिए, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता कह दीजिए, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये आपका हुआ था। लेकिन कभी भी पूछे सिंधु समझौता लागू कब हुआ था? क्या 19 सितंबर 1960 को लागू हो गया था? आप कहेंगे नहीं भैया, ये 12 जनवरी 1961 को लागू हुआ था, 12 जनवरी 1961 को लागू हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो पूर्वी नदी है, जितनी भी पूर्वी नदियां, उनका पानी दिया गया था भारत को। बताओ कौन सी 3 नदियां जिनका पानी भारत को दिया गया? और जितनी भी पश्चिमी यानी कि वेस्ट की जो रिवर्स हैं, जो पश्चिमी नदियां, उनका पानी दिया गया पाकिस्तान को। तो पूर्वी नदी से मतलब है रावी, व्यास और सतलुज। कौन कौन सी? रावी है आपका, व्यास और सतलुज। यानी इन तीनों का कितना पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है? 80% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, 80% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। और पश्चिमी 3 कौन कौन सी बची? तो सिंधु, सिंधु आपका, झेलम, झेलम, और एक नदी और बची, वो आप बताएं वो कौन सी है? वो चिनाब है, चिनाब है। ठीक है, तो ये आपका सिंधु की ही सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, सतलुज, व्यास, रावी। इनको बोला जाता है आपका पंचनद। क्या बोला जाता है? इनको पंचनद कहा जाता है। अभी मुझे बताओ ये जो सिंधु समझौता है, ये रद्द किस डेट को कर दिया गया? ये रद्द कर दिया गया आपका 22 अप्रैल 2025 को। 22 अप्रैल 2025 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ साथी आपका पहलगांव में अटैक। मुझे बताओ जो पहलगांव पड़ता है जम्मू कश्मीर में, वो किस घाटी में है? तो कौन सी घाटी है? बेसारन घाटी है। कौन सी घाटी है? बेसारन घाटी है। किसमें है? बेसारन, बेसारन वैली में वो स्थित है, बेसारन घाटी में वो स्थित है। घाटी में ये घुसे थे और हम कहाँ घुसेंगे बताइए? हम घुसेंगे सारे के सारे पाकिस्तान में। और जब इस देश को जरूरत पड़ेगी, तब मैंने पहले भी कहा और हम सिर्फ कक्षाओं में नहीं कहेंगे, अगर ऐसा समय आता है तो साथी पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा जो देश है, 140 करोड़ लोग पैदल चल देंगे पाकिस्तान की तरफ। और एक बार जबरदस्त तरीके से उत्साहवर्धन करिए भारत माता की जय के साथ में, क्योंकि वीरों के देश साथी, भारत की रणभूमि पर खड़े जितने भी मेरे सूरवीर साथी हैं, याद रख लेना, आज सिर्फ युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है, ये सिर्फ ये हमारे सब्र को चुनौती दे रहा है। और अब ये इन पाकिस्तानियों को याद दिलाने का वक्त आ गया है कि ये वही भूमि है जिसने सिकंदर को रोका था, ये वही भूमि है जहां पर जब मुगलों का आतंक होना शुरू हुआ था, जब महाराणा प्रताप ने उस आतंक को रोका था, जहां पर साथी इस देश की रक्षा छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने की थी। और ये वही देश है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था, उन्होंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये वही समय आ गया है साथी कि जब हमारे देश के सैनिक ये कहेंगे इस पाकिस्तान की सेना से नजरें मिला करके कि हम अपना 1 इंच भी नहीं देंगे और तुमसे तुम्हारा सारा पाकिस्तान ले लेंगे। आज पाकिस्तान हमारी सरहदों पर साथी नजर डाल रहा है और हमारा
याद रख लेना, संपूर्ण भारतवर्ष को यह कहना चाहिए कि हम अपना एक एक इंच भी नहीं जाने देंगे, इतना सा भी भारत नहीं जाने देंगे, और सारा का सारा पाकिस्तान हम ले लेंगे, क्योंकि दोस्त ये युद्ध हमारी संप्रभुता को ललकार रहा है। और याद रख लेना, हम वो भारत के जवान हैं जो घर में घुसकर जवाब देना जानते हैं। याद रखो, ये वही सेना है जिसने 1965 में तिरंगा लहराया था, ये वही सेना है जिसने 1971 में तिरंगा लहराया था, और मेरे दोस्त ये वही सेना है जिसने 1999 के कारगिल में बर्फीली चोटियों में तिरंगा लहराया था, और ये वही सेना है जिसके बारे में सोच करके इस देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें एक बात याद रख लेनी है मेरे दोस्त कि हमारी बंदूक की हर गोली शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से चलेगी, हमारी हर एक चाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो के वचन को निभाएगी, और हमारी हर एक जीत साथी गांधी जी की आत्मा को भी शांति देगी। और हम लड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं है मेरे दोस्त, ये सम्मान, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति की रक्षा और इस देश की रक्षा का संग्राम है। चलो हम मिलकर साथी दिखा देंगे इस दुनिया को कि भारत का सपूत जब रण में उतरता है तो दुश्मनों की बंदूकें, दुश्मनों की गर्दनें झुक जाती हैं और मेरे देश का तिरंगा ऊपर हो जाता है। बोलो भारत माता की जय। सिंधु के नाम पर साथी ये अपना एक जोश है, याद रख लेना, ये हमारा एक समर्थन है हमारी भारतीय सेना को, और इस देश का कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की सेना को उतना उत्साहवर्धित कर दें कि आपके पीछे आप जिस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों का जो आप नेतृत्व कर रहे हैं, इन सब की भावनाएं हर पल आपके साथ हैं। आपके लिए सम्मान था, है और हमेशा रहेगा। निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है? कौन एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है बताएंगे? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और व्यास, आपका ब्रह्मपुत्र और इंडस, और आपका इंडस और गंगा, जो एक ही जगह से साथी निकलती हो, बताइए जी। तो ब्रह्मपुत्र और इंडस, इंडस किसको बोलते हैं? हम सिंधु को कहते हैं। किसको बोलते हैं? हम सिंधु को कहते हैं साथी। यानी कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु एक ही जगह से निकलती हैं, ये बात याद रखना। कौन सी झील है वो? कौन सी लेक है? तो वो झील है मानसरोवर। कौन सी? मानसरोवर। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है साथी आपका? तो वो ब्रह्मपुत्र है। क्या बोलोगे? ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भारत की? वो ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम बताओ मुझे फटाफट से, क्या क्या है ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम? ये जो दोस्त आप यहाँ खर्च कर रहे हो ना 1.5 घंटा, ये तुमको हीरो बनाएगा, हीरो। देख लेना तुम। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम कौन कौन से? जैसे दिहांग, दिहांग क्या बोलोगे? दिहांग, दिहांग। अरुणाचल, क्या बोलोगे? अरुणाचल का। आप याद रख लेना, जब कोई एक आदमी खड़ा हुआ था उस मेहनत के लिए, और निरंतर, ऐसा नहीं कि 1 घंटे पढ़ा दिया, दिन में आधे घंटे पढ़ा दिया, 1.5 घंटे पढ़ा दिया। आप अगर मास्टर ढूंढने निकलोगे ना, गुरुजी ढूंढने निकलोगे, ठीक है, निरंतर घंटा वाले, कितने घंटे से कितने घंटे तक नॉन स्टॉप। ऐसा नहीं है कभी कभार मैराथन हुई तो तुम उनको बताना, हमारे गुरुजी की रोज मैराथन रहती है, रोज 4-5-6 घंटे निरंतर कंटिन्यूअस बेसिस के हैं, डेली। ऐसा नहीं कि 1 घंटा सुबह पढ़ा दिया, 1 घंटा रात को पढ़ा दिया, ठीक है। बोलो जी फटाफट से। तो दिहांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और आपका जमुना, जमुना नाम कहाँ पर बोलते हैं इसको? जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। पद्मा किसका नाम है साथी आपका? पद्मा नाम किसका है? पद्मा नाम है आपका गंगा का। किसका? गंगा का। और पद्मा और साथी आपका जमुना जब मिल जाती हैं दोनों, तो क्या बन जाती हैं? तब ये बन जाती है मेघना। क्या बन जाती है? मेघना। और मेघना कहाँ पर बनती है? बांग्लादेश में बनती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में बनती है, बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र की लंबाई बताओ सारे लोग। ब्रह्मपुत्र नदी की जो साथी लेंथ है, कुल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर भैया, 2900 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों के नाम बताओ दो के। इसकी जो साथी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो आपका ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, वो कौन सी हैं? कामेंग है भैया, कामेंग। और एसएससी तो आपका याद रख लेना, सहायक नदी आपको पता ही होनी चाहिए। लोहित है, मानस है, मानस। तीस्ता है, तीस्ता, तीस्ता है। धनसिरी है आपका, क्या बोलोगे? धनसिरी है, धनसिरी। सुबनसिरी है आपका, बराक है। और देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, कि जो अटपटा हो। जैसे एक बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया, बांग्लादेश में कुल नदियों की संख्या कितनी है? अटपटा क्वेश्चन है। बोलो एक बार सारे लोग थम्स अप करके भैया। कभी भी अड़चन भरा ऐसा प्रश्न होगा, अटपटा क्वेश्चन होगा, वो हमेशा हम एक माइंडसेट के साथ में एग्जाम में जाएंगे, वो छोड़ने लायक क्वेश्चन होता है, वो कभी भी अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं होता, और उसको देख करके हम परीक्षा में छोड़ देंगे। हमको वो करना है कि जिसको कोई और कर जाए और हम ना कर पाए, और करने लायक था, वो नहीं छूटना चाहिए। सिलेक्शन का राज ये नहीं है। सिलेक्शन से मतलब ये नहीं है कि आपको 100% आउट ऑफ 100% मेरिट बनानी है, नहीं, कोई भी मेरिट नहीं जाती उतना 100% पे। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छोड़ने वाला है, जिसको कोई ना कोई सब छोड़ेंगे ज्यादातर, लेकिन जो करने वाला है वो आपको कर देना, उसमें आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, यही आपको सिलेक्शन दिलाता है। ये बात याद रखेंगे। एक साथी ब्रह्मपुत्र से याद आता है, भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? रिवर आइलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है भारत का, वो कौन सा है? सबसे बड़ा जो साथी आपका द्वीप है, नदी द्वीप, वो है भैया माजुली। माजुली जो कि कहां पर है आपका? किस राज्य में है ये बताओ? ब्रह्मपुत्र नदी पर है आपका, और किस राज्य में है ये? माजुली एक जिला भी घोषित किया गया आपका। तो कहां पर घोषित किया गया माजुली जिला? ये भैया असम में है। कहां पर? असम में। अगर मैं आपसे पूछूं जो सबसे छोटा रिवर आइलैंड है उसका क्या नाम है? सबसे छोटा, जो सबसे छोटा साथी आपका नदी द्वीप, यानी सबसे छोटा जो रिवर आइलैंड है, सबसे छोटा जो रिवर आइलैंड है, उसका नाम क्या है? उमानंद द्वीप है। कौन सा है वो उमानंद द्वीप है साथी, जो आपका, जिसको मयूर द्वीप भी हम कहते हैं। और ये कहां पर है? ये भी ब्रह्मपुत्र में, असम में ही है। क्या बोलोगे? ब्रह्मपुत्र असम में ही भैया ये स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? अभी बताया गंगा। गंगा की कुल लंबाई लिखो भैया, गंगा की लंबाई लिखो 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। कितने स्टेट्स में बहती है गंगा जी? गंगा जी बहती है हमारा 5 स्टेट्स में। कौन से 5 स्टेट्स हैं? बहुत बार पूछा था गंगा जी कहां पर नहीं बहती हैं, ऐसे स्टेट का नाम दे देगा तो क्या बोलेंगे? ऊपर तो यूके से शुरू होती है, यूके, यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। अच्छा मुझे बताओ सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? सबसे बड़ा जो साथी आपका रिवर बेसिन है, सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है, वो गंगा जी का ही है। कितना? गंगा जी का ही बेसिन है, जो कि जिसका एरिया आता है आपका 26%, और इसमें जो लोग बसते हैं 43% आबादी इसमें बसती है। क्या बोलोगे? 43% आबादी इसमें बनती है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी?
गंगा नदी के लिए जो बेसिन प्राधिकरण बनाया गया था, बेसिन अथॉरिटी बनाई गई थी, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब बनाया गया था? बेसिन प्राधिकरण साथी इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय क्या बोलोगे? गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये कब बना था आपका? 20 फरवरी 2009 को बना था, 2009 को साथी बना था। और किस एक्ट से बना था? तो वो एक्ट था आपका 1986 का। 1986 में कौन सा प्रसिद्ध एक्ट आया था? तो पर्यावरण अधिनियम आया था। क्या आया था? पर्यावरण अधिनियम आया था। पर्यावरण अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं भैया? छाता एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? छाता एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर हम पूछेंगे कि गंगा जी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया वो कब किया गया? गंगा जी जो साथी आपका राष्ट्रीय नदी घोषित हुई वो कब हुई? राष्ट्रीय नदी घोषित हुई थी साथी आपका कब? 2008 में। 2008 में तब थे हमारे पीएम आपका कौन थे? मनमोहन सिंह थे। क्या बोलोगे? मनमोहन सिंह थे। एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, मुझे बताओ गंगा नदी प्रथम बार मैदानी भाग को स्पर्श कहां पर करती है? प्रथम बार जो मैदानी भाग को स्पर्श करती है गंगा जी, वो कहां पर करती है? गंगा जी मैदानी भाग को स्पर्श करती है सबसे पहली बार हरिद्वार में। कहां पर? हरिद्वार में भैया करती है, हरिद्वार में करती है। विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? विष्णु प्रयाग बताएं। विष्णु प्रयाग, देखो ये प्रयाग कितने हैं टोटल? 5 प्रयाग है। पांचों को 5 सेकंड में याद कर सकते हैं। कैसे? बस एक याद रख लेना। क्या बोलेंगे? विष्णु प्रयाग जी, तो विष्णु जी के एक इसमें कॉमन नदी होगी पंच प्रयागों में, अलकनंदा। सब जगह क्या होगी? अलकनंदा कॉमन नदी होगी, अलकनंदा। अब जैसे हम आपसे पूछें अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और पिंडर, जैसे हम पूछें अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, जैसे हम आपसे पूछें एक तरफ अलकनंदा कॉमन है, मंदाकिनी, और इधर हो जाएंगे आपका भागीरथी नदी। इधर हो जाए अलकनंदा प्लस आपका भागीरथी के अलावा कौन सी बची है? नंदाकिनी। कौन सी बच जाएगी? नंदाकिनी बच जाएगी। और एक आपका कौन सी पूछी गई है? वो एक पूछी गई है आपसे अलकनंदा के साथ में आपका धौली गंगा। क्या बोलोगे? धौली गंगा, धौली गंगा। देखो कितना आसान है। अलकनंदा कॉमन है भैया, थम्स अप करें। हाँ एक तरफ का तो याद हो गया भैया। पिंडर, डरता कौन नहीं है? तो याद रख लेना कर्ण, महाभारत में किसी से नहीं डरता, डर नहीं है कोई। तो ये कौन सा प्रयाग हो गया? ये कर्ण प्रयाग में दोनों मिल जाती हैं। मंदा क्या करना चाहिए हमको? हमेशा गुस्सा हमेशा मंदा होना चाहिए। गुस्सा बोलते हैं रुद्र, भगवान शिव जी गुस्से का प्रतीक, रुद्र प्रयाग। ठीक है, भोले भी हैं, रुद्र माने गुस्सा भी, उनका रुद्र रूप भी है। भागीरथी को कौन लेके आए थे? देवताओं से मांग करके लेके आए थे गंगा जी को। ठीक है, भगीरथ लेके आए थे। नंदाकिनी, तो इनका तो नाम ही नंद से, तो भैया नंद प्रयाग, नंद से नंद प्रयाग। धौली गंगा यानी कि धुलने किसके? विष्णु जी के पैर, गंगा जी वहां पर पैर धुल रही है। ठीक है, ये विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। हम सब करो भैया, याद रखेंगे हम। तो विष्णु प्रयाग में क्या हो गया? एक तरफ तो अलकनंदा कॉमन ही है, अलकनंदा, और उसके साथ में आपका धौली गंगा है, धौली गंगा। अब मुझे बताओ अलकनंदा का जो उद्गम होता है, अलकनंदा कॉमन है तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, अलकनंदा का जो ओरिजिन है वो किस हिमनद से होता है? अलकनंदा कहां से निकलती है? अलकनंदा निकलती है आपका कौन सा हिमनद है? वो कौन सा साथी? ग्लेशियर है, हिमनद। हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर को, जिसके पिघलने से आपका क्या बनता है? पानी बनता है। संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। किससे? संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा। और अलकनंदा जो है साथी आपका इसी के किनारे है जो बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम जानते हो ना? बद्रीनाथ, केदारनाथ भगवान शिव जी के लिए, बद्रीनाथ भगवान विष्णु जी के लिए। अब तुम मुझे बताओ केदारनाथ किस नदी के किनारे है? केदारनाथ इनमें से किस नदी के किनारे है? ये नदी लिखी हुई है 5 आपके सामने, आपको चुनना है, बस नंबर लिखना है इसमें, 1 2 3 4 5 नंबर लिखिए। तो क्या बोलेंगे भैया? जो केदारनाथ है, देखते हैं किसका नंबर ठीक आता है, किसका लकी नंबर है। तो केदारनाथ है आपका मंदाकिनी रिवर के किनारे। तो भैया 2 नंबर पर पर्ची खोल देना, किसकी खोलेगी? खुली किसी की पर्ची? विशाल रस्तोगी जी, विशाल रस्तोगी जी की पर्ची खुल गई है भाई, और इनकी निकलती है इस पर्ची में सतमोला। इनको सतमोला दे दी जाए भाई, आ जाएंगे। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने बैंक थे जिनको नेशनलाइज कर दिया गया था 1969 में? आप मुझे बताएं क्या आधार था उनका, क्या साथी उसका आधार रखा गया था? मतलब कितने से ऊपर के बैंकों को, इतनी राशि जिनके पास हो चुकी है, उनको नेशनलाइज कर दिया जाए, नेशनलाइज कर दिया जाए। तो कितने थे वो? आपका वो था आपका 14। तुम सतमोला नहीं समझते हो क्या? सतमोला किसको कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? ये हुआ था आपका 19 जुलाई 1969 को। मुझे बताओ इस समय पर साथी आपका राष्ट्रपति कौन थे? तो 19 जुलाई 1969 को आपका जब 14th बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, तो इस समय पर आपका राष्ट्रपति कौन थे? पीएम तो इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति बताओ भैया? पीएम तो इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रपति कौन थे इस समय पर? तो राष्ट्रपति थे आपका वीवी गिरी। और बड़े कमाल की बात है, देखो वीवी गिरी के अगले ही दिन एम हिदायतुल्लाह बने थे 20 जुलाई को। एम हिदायतुल्लाह अगले ही दिन बन गए थे 20 जुलाई को। तो पीएम इंदिरा गांधी थी, और इसमें जो साथी आपका क्या बोलेंगे, जो जमा राशि बैंकों के पास थी वो कितनी थी? जमा राशि कितना? 50 करोड़ से ज्यादा जिनके पास में थी, उन सभी को नेशनलाइज कर दिया गया। और ऐसे बैंक कितने थे? ऐसे 14 बैंक थे। इस समय पर आरबीआई के गवर्नर कौन थे बताओ? जब 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, आपका आरबीआई के गवर्नर एल के झा थे। कौन थे? एल के झा, एल के झा। और ये कौन सा चौथा आपका 5 ईयर प्लान था, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था। किसमें किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था। आपसे कभी भी पूछे 1969 का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो किस एक्ट के तहत हुआ, तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर साथी आपसे पूछे किस एक्ट के तहत हुआ, तो ये एक्ट था 1949 के तहत। किसके? एक्ट 1949 के तहत किया गया। और जो दूसरी बार साथी आपका जो राष्ट्रीयकरण किया गया 6 बैंकों का, वो किस डेट को किया गया था? तो वो 1980 में किया गया। किस डेट को किया गया था? डेट आपको बतानी है। तो वो डेट थी आपका 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। और यहाँ पे आपका पीएम कौन थी बताओ? यहाँ पे भी पीएम फिर से इंदिरा गांधी थी, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर जो देश के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। पुरुष हैं ये, महिला मत समझ लेना। नीलम संजीव रेड्डी थे आपका। और जमा राशि कितनी थी इसमें? जमा राशि उधर थी आपका 50 करोड़ प्लस, और यहाँ पर थी आपका 200 करोड़ प्लस से ऊपर के जो भी बैंक थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर थे आपका आईजी पटेल साहब। कौन? आईजी पटेल थे, आईजी पटेल थे। आप मुझे बताओ इसमें कौन सा 5 ईयर प्लान था, ये आपको बताना।
5 ईयर प्लान कौन सा था, ये किस पंचवर्षीय योजना की बात हम करें? पंचवर्षीय योजना पता होनी चाहिए। 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 3 वर्ष रहे, 66 67 68 68 69 और फिर 69 से 74 रही आपका, फिर 74 से आपका क्या रही थी, 78 रही थी, 78 से 80 का गैप रहा था। तो आपको बताना ये गैप के दौरान थी या पंचवर्षीय योजना थी, ये आपको बताना है।